हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरियंत। आज हम एक टॉपिक के साथ जुड़ने वाले हैं जो है आपके इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र। तो जल्दी से जुड़िए बच्चों और इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है। अभी हमने देखा है कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली एक ही जाति की सभी व्यष्टियों को मिलाकर क्या बनती है, समष्टि कहते हैं। तो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली आपके एक ही जाति की जो व्यष्टियां हैं उनको मिलाकर आप क्या नाम देते हो, समष्टियां कहते हैं। और विभिन्न जातियों की अनेक समष्टियां जब किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहती है, यानी कि अब जातियां क्या होगा, ये विभिन्न जातियों की जो विभिन्न समष्टियां हैं, अनेक समष्टियां हैं, जब एक किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहती है तो यह सामूहिक रूप से क्या कहलाता है, जैविक समुदाय कहलाता है। यानी कि जो विभिन्न आपके विभिन्न जातियां विभिन्न समष्टियों में एक साथ सामूहिक रूप से रहेगी तो वह आपके जैविक समुदाय कहलाएगा। अर्थात एक ही वातावरण में रहने वाले जीव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं तथा स्वयं भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और स्वयं भी प्रभावित होते हैं। जीव दूसरे जीवों के अलावा पर्यावरण से भी क्या होता है, प्रभावित होता है। इस कारण वातावरण भी जीव के साथ क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। यानी कि वातावरण और जीवों के एक दूसरे के मध्य भी प्रतिक्रियाएं होती है। जीव व पर्यावरण के मध्य यह संबंध सरल या जटिल प्रकार का हो सकता है। सरल भी हो सकता है और जटिल भी हो सकता है। जीवों व पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को हम क्या नाम देते हैं, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। तो जीवों और पर्यावरण के मध्य जो संबंध बनता है वही तंत्र क्या कहलाता है, वो पारितंत्र और या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारितंत्र को प्रकृति की क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि जो पारितंत्र है इसे प्रकृति की क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जा सकता है। आगे बात करें तो इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले ने सन 1935 में किया था। तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टेंसले ने कब किया, 1935 में किया। इससे पहले कार्ल मोबियस ने इसे जीव पारिस्थितिकी तंत्र तथा एस ए फोबर्स ने माइक्रोकॉज्म और तथा थीनेमान ने इसे जीव तंत्र नाम दिया। ये अलग अलग वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अलग अलग नाम दिया। सबसे पहले अगर हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग किसने किया, टेंसले ने 1935 में किया। और कार्ल मोबियस जो आया उसने इसे जीव पारिस्थितिकी तंत्र कहा। उसके बाद एस ए फोबर्स आया और इसने इसे क्या नाम दिया, माइक्रोकॉज्म कहा। तथा थीनेमान है, इसने इसको क्या नाम दिया, जीव तंत्र नाम दिया गया। ओडम है, एक वैज्ञानिक था ओडम ने क्या बोला कि ओडम के अनुसार पारितंत्र पारिस्थितिकी की मूल इकाई है। यानी ओडम ने ही बताया है कि पारितंत्र है ये पारिस्थितिकी की कैसी इकाई है, मूल इकाई है, जिसके अंतर्गत जैवीय समुदाय व अजैवीय पर्यावरण दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जिसके अंतर्गत जैविक और जैवीय समुदाय और अजैवीय यानी कि बायोटिक और अबायोटिक दोनों प्रकार से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। किसी स्थान विशेष पर अनेक पारितंत्र उपस्थित हो सकते हैं। एक पारितंत्र के जीव आपस में तो अंतः क्रिया करते ही हैं, इसके अलावा जीव दूसरे पारितंत्र के साथ भी क्या करते हैं, अंतः क्रिया दर्शाते हैं। यानी कि एक पारितंत्र के जो जीव होते हैं आपस में अंतः क्रिया तो करते ही हैं, लेकिन दूसरे पारितंत्र के साथ भी अंतः क्रिया क्या करते हैं, दर्शाते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त पारितंत्र मिलकर क्या निर्माण करते हैं, जैवमंडल का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। अगर हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र के परिमाप या क्षेत्र का कोई भी निर्धारण नहीं किया जा सकता। यानी कि इसके क्षेत्र का कोई निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें जैविक या अजैविक घटक उपस्थित हो तथा उनके मध्य पारस्परिक क्रियाएं उपस्थित हो। यानी कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जिनमें जैविक अजैविक घटक उपस्थित हो तथा उनके मध्य पारस्परिक क्रियाएं उपस्थित हो, वह एक पारितंत्र के रूप में कार्य करेगा। तो कोई सा भी एक ऐसा पर्टिकुलर क्षेत्र जहाँ जैविक और अजैविक घटक क्रियाएं उपस्थित है और दोनों में मध्य अंतर क्रियाएं हो रही है, तो किसका निर्माण कर लेता है, पारितंत्र का निर्माण कर लेता है। इसी कारण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की क्रियात्मक इकाई माना जाता है। इसी कारण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की क्या कहते हैं, क्रियात्मक इकाई कहते हैं। पारितंत्र का आकार एक छोटे तालाब से लेकर एक महासागर तक हो सकता है। यानी कि इसका आकार देखा जाए तो एक छोटे से आप तालाब से लेकर एक बड़े महासागर तक इसका आकार हो सकता है। अनेक वैज्ञानिक तो संपूर्ण जैवमंडल जिसमें वायुमंडल, जलमंडल एवं स्थल मंडल सम्मिलित है को एक पारितंत्र के रूप में मानते हैं। तो कई वैज्ञानिक संपूर्ण जैवमंडल को क्या करते हैं, एक पारितंत्र के रूप में मानते हैं। आगे बात करें, चूंकि जैवमंडल पारितंत्र के रूप में बहुत बड़ा व जटिल तंत्र है, अतः अध्ययन की दृष्टि से इसे निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। इसे कई भागों में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम यानी कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र।
पारिस्थितिकी तंत्र, इस वाले पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो इस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण स्वयं प्रकृति के द्वारा होता है। स्वयं प्रकृति इस पारितंत्र का निर्माण करती है। इसमें किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, मानव के क्रियाकलापों के द्वारा इसका निर्माण नहीं होता है। आवास के आधार पर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन से हो गए? पहले हम बात करते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे पहला आता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें क्या होता है? जल में पाए जाने वाले पारितंत्रों को सम्मिलित किया गया है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी आपके आगे जाके कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। एक हो गया स्वच्छ जलीय का पारितंत्र। एक सबसे पहले हम बात करते हैं स्वच्छ जल का पारितंत्र। इसमें क्या होता है? बहते हुए जल व स्थिर जल के पारितंत्रों को सम्मिलित किया गया है। इसमें किसको? एक तो गतिशील जो बहता हुआ जल है और एक रुका हुआ जो स्थिर जल है उसको सम्मिलित किया गया है, जैसे तालाब, नदी, झील आदि। दूसरा प्रकार है इसका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का समुद्री जल का पारितंत्र। इसमें किसको सम्मिलित किया गया है? समुद्री तटीय भाग व ज्वारीय भागों को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। आगे बात करें, दूसरा आता है आपके स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अगर बात करें तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की हम बात करें तो उसमें भी स्थल पर पाए जाने वाले पारितंत्रों को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि घास के मैदान का पारितंत्र, मरुस्थल का पारितंत्र, इधर से वन का पारितंत्र। तो ये इसमें क्या किए गए हैं बच्चों? शामिल किए गए हैं। आगे बात करें दूसरा प्राकृतिक के बाद कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। तो अब हम दूसरे नंबर का जो देखते हैं वो कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात करते हैं, जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। इस प्रकार के पारितंत्र का निर्माण कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का नियमन प्राकृतिक संतुलन के विरुद्ध जाकर किया जाता है, यानी कि जब इसका निर्माण किया जाता है तो प्रकृति या प्राकृतिक संतुलन के विरुद्ध जाकर किया जाता है। इस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख उदाहरण जैसे धान, गेहूं के खेत, जल जीवशाला आदि इसी में आते हैं। आगे बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना कैसी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। बात करें पारितंत्र का निर्माण अनेक प्रकार के अजैविक कारकों, भौतिक व रासायनिक कारकों, पादप जंतुओं, सूक्ष्म जीवों के मिलने से होता है। तो अजैविक कारकों, भौतिक व रासायनिक कारकों, पादप व जंतुओं व सूक्ष्म जीवों के मिलने से होता है। ये सभी घटक मिलकर एक इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। इसी आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण 2 घटकों के मिलने से होता है, जो कौन कौन से हैं? आपके अजैविक घटक और जैविक घटक। तो ये 2 घटक ही मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे बात करते हैं, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक 2 अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक में कौन आता है? टेम्परेचर, ताप, प्रकाश, वायु, आर्द्रता, जल, मृदा, गैस और खनिज। ये सारे कौन से घटक है? आपके अजैविक घटक। अजैविक घटक कौन कौन से हैं? प्रोड्यूसर, यानी कि आप बात करें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उपभोक्ता भी 2-3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, ये कैसे होते हैं? शाकाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता, ये इन्हें ग्रहण करते हैं, इसलिए कैसे होते हैं? प्रथम मांसाहारी। और तृतीयक उपभोक्ता, ये इन्हें ग्रहण करते हैं, तो ये कौन से होते हैं? सर्वोच्च मांसाहारी प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से हम पारिस्थितिक तंत्र के घटक देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक कारक घटक कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों में उन कारकों को सम्मिलित किया गया है जो जैवीय घटकों के वितरण, संरचना आदि को प्रभावित करते हैं। जैसे निम्न प्रकार के वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले अगर हम बात करें जलवायवीय या भौतिक कारक, कौन कौन से होते हैं? जलवायवीय या भौतिक कारक। 3 कारकों के अंतर्गत भौतिक कारक जैसे प्रकाश, ताप, वर्षा, नमी तथा मृदीय कारकों जैसे मृदा की पीएच, मृदा जल, मृदा की संरचना आदि को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। तो ये कौन से कारक है? भौतिक कारक। नेक्स्ट आता है आपके अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? कि वे पदार्थ हैं जो जीव के रासायनिक संगठन के घटक होते हैं तथा पदार्थों के चक्रण में भाग लेते हैं। किसी भी दिए गए समय पर किसी भी पारितंत्र के इन पदार्थों की मात्रा क्या होती है? निश्चित होती है। इनमें जल, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। तो ये सारे जैविक पदार्थ है, ये कौन से हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक, यानी कि कार्बनिक पदार्थ। ये जो पदार्थ होते हैं पारितंत्र के जैविक और अजैविक घटकों के मध्य स्थापित करते हैं, यानी कि घटकों के मध्य संबंध को क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। तो ये जो कार्बनिक पदार्थ है यह जैविक और अजैविक कारकों के या घटकों के मध्य क्या स्थापित करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल आदि को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। इन घटकों के बारे में हम अध्याय 24 में विस्तार से पढ़ चुके हैं। आगे बात करें पारिस्थितिकी तंत्र के नेक्स्ट घटक देखते हैं, तो कौन से हैं? जैविक घटक।
पारिस्थितिकी तंत्र के अगर जैविक घटकों में सजीवों को सम्मिलित किया जाता है, किसको सम्मिलित किया जाता है? सजीवों को सम्मिलित किया गया है। जैसे पादप, जंतु, जीवाणु, विषाणु आदि, ये सब कैसे घटक है? इसके जैविक घटक है। इनका पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर आगे बात करें हम, तो पोषण के आधार पर जैविक घटकों को भी कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। जैसे हमने देखा, एक स्वपोषी घटक या पहला आता है आपके कौन सा? स्वपोषी घटक या उत्पादक। उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना, यानी कि भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उत्पादन करते हैं भोजन का, इसलिए इनको हम क्या नाम दे देते हैं? स्वपोषी भी कह देते हैं। ऐसे सभी जो अपने पोषण के लिए स्वयं अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, यानी कि अकार्बनिक पदार्थों से किसका निर्माण करते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वपोषी घटक कहते हैं, और उसी में सम्मिलित इसे किया गया है, जो क्या कर दे? अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर दे। ये घटक सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा की सहायता से हरित लवक की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ जैसे CO2 और जल का उपयोग करके और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया में द्वारा ये CO2 और जल आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो इस तरीके से जो भोजन का निर्माण हुआ वो किस में सम्मिलित किया गया है? स्वपोषी घटक में, और उससे हम क्या नाम देते हैं? उत्पादक। इसमें कौन आते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे सभी हरे पादप है, युग्लिना वगैरह है ना, ये सब कुछ इसमें लिखे आते हैं। जैसे हरे पादप, प्रकाश संश्लेषण जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, है ना, को उत्पादक कहा गया है। जिन कार्बनिक पदार्थों का निर्माण इन स्वपोषियों द्वारा किया जाता है, उन कार्बनिक पदार्थों को ये संचित कर लेते हैं, वह इन्हीं कार्बनिक पदार्थों का उपयोग अन्य सभी जीव परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अपने भोजन को प्राप्ति के लिए करते हैं। तो इस तरीके से अपना भोजन जो निर्मित होता है वह स्वपोषी होते हैं, और ये जो कार्बनिक पदार्थों का जो निर्माण है इसमें क्या कर दिया जाता है? स्वपोषियों के द्वारा क्या कर लिया जाता है? जिन कार्बनिक पदार्थों का निर्माण इन स्वपोषियों के द्वारा किया जाता है, उन कार्बनिक पदार्थों को ये पहले क्या कर लेते हैं बच्चों? संचित कर लेते हैं। वह उन्हीं कार्बनिक पदार्थों का उपयोग भी अन्य जीवों के द्वारा परोक्ष या अपरोक्ष रूप से किया जाता है। आगे बात करें, जलीय पारितंत्र में जलीय पादप, पादप प्लवक व शैवाल, उदाहरण जैसे देखते हैं वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा प्रमुख उत्पादक है, जबकि स्थलीय पारितंत्र में शाक, झाड़ी, वृक्ष आदि प्रमुख उत्पादक का कार्य करते हैं। आगे बात करें, दूसरा आता है आपके विषम पोषी घटक या उपभोक्ता, जो भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर रहते हैं पर उस पर निर्भरता प्रदर्शित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके उपभोक्ता, कंज्यूमर कहलाते हैं। और इसके बारे में अगर बात करें तो ऐसे जीव जो स्वपोषी घटकों द्वारा निर्मित भोजन से अपने पोषण की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि वह स्वयं अपने लिए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण नहीं कर सकते, अर्थात विषम पोषी कहलाते हैं। जो अपने भोजन का या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? विषम पोषी। जैसे खरगोश, चूहा, मेंढक, शेर, मनुष्य आदि, ये जीव या तो पादपों से प्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अन्य दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। इसी कारण ये जीव ही उपभोक्ता या अपघटनकर्ता भी कहलाते हैं। इसी कारण ये जीव क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता या अपघटनकर्ता भी कहलाते हैं। आगे बात करें, विषम पोषी जीवों को उनके आकार के आधार पर कितने भागों, निम्न भागों में क्या किया गया? वर्गीकृत किया गया है। उनके किसके आधार पर? आकार के आधार पर। जैसे कि पहले उत्पादक को खाएगा वह प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उसको जो ग्रहण करेगा वो द्वितीयक उपभोक्ता, फिर उसको जो ग्रहण करेगा वो तृतीयक उपभोक्ता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ उपभोक्ता या भक्षक पोषी। इस श्रेणी में उन सभी जीवों को रखा गया है जो भोजन को सीधे ग्रहण करते हैं, जो भोजन को सीधे ही ग्रहण करते हैं अर्थात उसका पाचन करके ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। तो दीर्घ उपभोक्ता कौन होते हैं? इस श्रेणी में किनको रखा गया है कि जो भोजन को सीधे ग्रहण करते हैं और उसका पाचन करके किसकी प्राप्ति करते हैं? ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। और दीर्घ उपभोक्ता को भी भोजन की प्रकृति के आधार पर निम्न भागों में बांट दिया गया है। ठीक है ना, भोजन की अब आकार की बात नहीं कर रहे, भोजन की प्रकृति के आधार पर बांटा है। पहले बात करते हैं हम प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। ये वे जीव है जो अपना भोजन सीधे ही किससे प्राप्त कर रहे हैं? उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता कहलाते हैं। इन जीवों को हम क्या नाम कह सकते हैं? शाकाहारी, क्योंकि ये पेड़ पौधों को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि ये पादप के विभिन्न भागों का भक्षण करते हैं। जैसे कीट, चूहे, हिरण, खरगोश, चिड़िया, बकरी आदि प्राथमिक उपभोक्ता के आपके उदाहरण है। आगे बात करते हैं द्वितीयक श्रेणी उपभोक्ता। नेक्स्ट आता है आपके द्वितीयक श्रेणी उपभोक्ता। इसमें कौन रखा गया है बच्चों? इसमें ऐसे जीवों को जो शाकाहारी जंतुओं का शिकार करके अपने भोजन को प्राप्ति करते हैं, भोजन की प्राप्ति करते हैं, यानी कि जो शाकाहारी जीवों से अपने भोजन की क्या करते हैं? प्राप्ति करते हैं, उसमें से रखा गया है। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या प्रथम मांसाहारी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? प्रथम मांसाहारी भी कहते हैं। जैसे पक्षी,
बिल्ली, कुत्ता, मेंढक, लोमड़ी, सर्प, भेड़िया आदि ये सब इसी में आते हैं। नेक्स्ट बात करें तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। इसमें किसे रखा गया है? इसमें ऐसे जीवों को रखा गया है जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपने भोजन की क्या करते हैं? प्राप्ति करते हैं। इन्हें तृतीय श्रेणी उपभोक्ता या द्वितीयक मांसाहारी भी कहलाते हैं। इन्हें सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में भी जाना जाता है। ये स्वयं किसी अन्य जंतुओं के द्वारा नहीं खाए जाते, सर्वोच्च उपभोक्ता या सर्वोच्च मांसाहारी कहलाते हैं। जो किसी अन्य उपभोक्ता के द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं वो सर्वोच्च उपभोक्ता या सर्वोच्च मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे बाज और शेर। चूंकि मनुष्य सभी जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है, इसलिए मनुष्य को भी किस श्रेणी में रखा गया? सर्वाहारी की श्रेणी में रखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं सूक्ष्म उपभोक्ता या मृतोपजीवी या आपके अपघटक। ये कौन होते हैं? क्या बात करते हैं? वे जीव जो पादप व जंतुओं के मृत शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उन्हें सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ेंगे और भोजन को प्राप्त करेंगे। वो कौन से कहलाते हैं? वो अपघटक या सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे आपके जीवाणु, कवक, उदाहरण जैसे देखते हैं अगेरिकस आदि। ये जीवाणु व कवक पादप व जंतुओं में संचित कार्बनिक पदार्थों को पुनः वातावरण में लौटाने का कार्य करते हैं। वातावरण में लौटे अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थों को उत्पादकों द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि वातावरण में जो लौटे हैं अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ, इनको उत्पादकों के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। अपघटकों को परिवर्तक भी कहा जाता है। क्या नाम देते हैं इसको? एक और परिवर्तक भी कहते हैं, क्योंकि इसका उल्लेख क्लार्क नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका उल्लेख किसने किया? क्लार्क ने बताया कि इन्हें क्या कहते हैं? परिवर्तक भी कहते हैं। ये परिवर्तक अपघटित पदार्थों पर अभिक्रिया करके उन्हें अनेक प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं। यानी कि ये कन्वर्ट कर देते हैं अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों में, इसलिए इन्हें क्या नाम दे दिया हमने? परिवर्तक कहा। अर्थात इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सूर्य प्रकाश, ताप, मृदा आदि पारितंत्र के कौन से घटक है? अजैविक घटक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्रों के उदाहरण दे रखे हैं हमारे। जैसे हम बात करें कौन कौन से उदाहरण है। पहला है तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का। तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। तालाब में उपस्थित जैविक और अजैविक घटक आपस में पारस्परिक क्रियाएं करते हैं तथा एक कार्यशील इकाई का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जैसे कि हम बात करें तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटक निम्न प्रकार है। अजैविक घटक कौन कौन से जो तालाब में पाए जाते हैं? तालाब में जल में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ताप, प्रकाश, खनिज लवण, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस के यौगिक अमीनो अम्ल आदि अजैविक घटक के रूप में पाए जाते हैं। और तालाब में पारिस्थितिक तंत्र में भी ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य उपस्थित होता है। कुछ अजैविक पदार्थ तालाब में जल के निचले स्तर में भी उपस्थित होते हैं, जब वहां से इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा ऊपर आती रहती है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं इसके जैविक घटक कौन से हैं, तो नेक्स्ट आता है इसके जैवीय घटक। तालाब में पारितंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जैवीय घटक के रूप में उपस्थित होते हैं, जो निम्न प्रकार है। पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक की। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले पादप प्लवक जैसे शैवाल तथा जलीय हरे पादप जैसे हाइड्रिला, पोटामोजिटोन, लेमना, जलकुंभी आदि प्रमुख उत्पादक होते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जल निमग्न पादप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। दूसरा आता है आपके उपभोक्ता, कंज्यूमर। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता के निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जो तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें उपभोक्ता भी पाए जाते हैं, उन्हें निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे तालाब में प्रथम श्रेणी उपभोक्ता कौन कौन होते हैं, तो तालाब के जल में पाए जाने वाले अनेक छोटे जंतु प्लवक जैसे क्रस्टेशियन लार्वा, टेडपोल आदि को क्या किया गया? कहा गया है प्रथम श्रेणी उपभोक्ता शाकाहारी जीव माना गया। ये तालाब में शाकाहारी के रूप में माने जाते हैं। तालाब के सबसे निचले स्थल पर अनेक प्रकार के जंतु जैसे एनिलिडस, मोलस्क आदि उपस्थित होते हैं। ये तल पर गिरे हुए पादपीय अवशेषों को क्या करते हैं? सेवन करते हैं। दूसरा आता है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। ये जीव जलीय शाकाहारियों का भक्षण करते हैं। किसका भक्षण करते हैं? जलीय शाकाहारियों का। इनमें मेंढक, जलीय सर्प, छोटी मछली तथा भृंग को सम्मिलित किया गया है। तो ये कौन से हैं? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। नेक्स्ट आता है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। ये भी तालाब में होते हैं। ये जलीय मांसाहारी जीवों का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं, जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता थे। इनमें बड़ी मछलियां,
बतख आदि को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है और छोटी मछलियों को खाते हैं। तो ये हमने तालाब के बारे में पढ़ा, किसमें, तालाब पारितंत्र में अपघटक, सॉरी उपभोक्ता के बारे में। तीसरा आता है आपके डिकम्पोजर यानी कि अपघटक। तालाब के जल में मृत पादप व जंतुओं के शरीर के कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए जीवाणु तथा कवक उपस्थित होते हैं। इनके शरीर से अकार्बनिक पदार्थों को मुक्त करते रहते हैं, जिनका उपयोग पुनः स्वपोषियों द्वारा भोजन निर्माण में कर लिया जाता है। तो इस तरीके से आपके अपघटक भी पाए जाते हैं। ये पहला तंत्र आपने कौन सा पढ़ा था, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा आप देखने वाले हैं हम वन पारिस्थितिकी तंत्र। अब हम किसकी बात करेंगे, वन में पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण, क्योंकि वन स्थल पे पाए जाते हैं तो ये एक प्रकार से स्थलीय पारितंत्र का उदाहरण है। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक और जैविक घटक निम्न प्रकार होते हैं। अजैविक घटक वही वन पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक वायुमंडल मृदा में मिलते हैं। ये वन में जटिल रूप से विद्यमान होते हैं, क्योंकि वन में प्रकाश की मात्रा, ताप, प्रकाश की अवधि, मृदा की संरचना, पोषकों की मात्रा, जल की मात्रा, आर्द्रता, CO2, O2 का अनुपात अलग अलग स्तरों पर अलग अलग होता है। इस प्रकार जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में वन पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटक अधिक प्रभावी हो जाते हैं। तो ये जो जलीय पारितंत्र है उसकी अपेक्षा वन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट आता है जैविक घटक। अब वन पारितंत्र में जैविक घटक कौन कौन से होते हैं तो उसके बारे में बात करें तो इसमें उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक तीनों ही मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादक की। वन पारिस्थितिकी तंत्र में सभी शाक, झाड़ी, वृक्ष उत्पादकों का कार्य करते हैं। ये सभी सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं बच्चों, निर्माण करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। चूंकि विभिन्न जलवायु में पाए जाने वाले वन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अतः वहां के उत्पादकों का प्रकार भी अलग अलग हो जाता है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग पादप पाए जाते हैं तो वहां का उत्पादक जो बनते हैं वह अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। जैसे कि समशीतोष्ण जलवायु में पर्णपाती वन मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु में सदाबहार वन मिलते हैं। और नेक्स्ट आता है आपके उपभोक्ता। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ताओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, इनमें कौन आएगा, शाकाहारी जंतु जैसे कीट, चूहा, खरगोश, गिलहरी, हिरन आदि को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है, जो उत्पादकों से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। कौन रखा गया इसमें, ये जीव शाकाहारी जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा ये प्रथम मांसाहारी जीव है, जैसे बिल्ली, तेंदुआ, भेड़िया, सियार आदि को क्या किया गया है बच्चों, इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये आपके द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है जो वन पारितंत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता जो वन में उपस्थित होते हैं। तो ये प्रथम मांसाहारी जंतुओं से अपना भोजन की प्राप्ति करते हैं। इनमें शेर, चीता व गिद्ध, सर्प आदि को क्या किया गया है, ग्रहण किया गया है। यानी कि ये एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ये जो प्रथम मांसाहारी की जगह किससे प्राप्त करते हैं, अधिकतर द्वितीय मांसाहारी से भोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये इस पे भोजन के लिए निर्भर होते हैं। तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, क्योंकि प्रथम मांसाहारी जीव से तो ये प्राप्त कर रहे हैं, तो इसलिए इन्हें हमने बिल्कुल द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, ये जीव शाकाहारी जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात प्रथम मांसाहारी जीव है। ये कौन से मांसाहारी जीव है, प्रथम मांसाहारी जीव है, क्योंकि यह जो आपके प्रथम उपभोक्ता है उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता है यह द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, न कि प्रथम मांसाहारी जंतुओं से अपना भोजन, यानी कि अगर हम बोल सकते हैं बिल्कुल कि प्रथम मांसाहारी जंतुओं से अपना भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपघटक। वन पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के जीवाणु, कवक, केंचुए अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। ये उत्पादकों व उपभोक्ताओं के मृत शरीर में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं तथा इन पदार्थों के चक्रण में सहायता करते हैं। तो इस तरीके से किसके बारे में हम बात करते हैं, अपघटक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं, जो मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण में सुनियोजित फेरबदल करता रहता है, और इसके फलस्वरूप एक नए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है जिससे मनुष्य अधिक संलग्न होता है। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र या मनुष्य द्वारा बनाए गए पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कृषि भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, जल जीवशाला आदि मनुष्य के द्वारा बनाए गए कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। आगे बात करते हैं पारितंत्र के कार्य क्या क्या है। नेक्स्ट आता है हमारे पारितंत्र के कार्य। सभी प्रकार के पारितंत्र में एक स्वनियंत्रित
क्रियाविधि होती है जिसका कार्य रोकने व नियंत्रण करने का होता है। इसे साम्यावस्था भी कहते हैं। इसे क्या नाम देते हैं हम? साम्यावस्था भी कहते हैं। जैसे पारिस्थितिकी उदाहरण देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नियमित बनी रहती है, जिससे कि यह नियंत्रणकारी या अत्यधिक मात्रा में नहीं बन पाती, जिससे कि यह नियंत्रणकारी या कि अत्यधिक मात्रा में नहीं बन पाती है। यद्यपि पादप और जंतुओं की जनसंख्या का घनत्व इस संतुलन को बाधित करता है, लेकिन पारितंत्र में एक निश्चित मात्रा तक इस परिवर्तन को क्या किया जाता है? नियंत्रित कर लिया जाता है। माना कि पादप और जंतु की जनसंख्या का जो घनत्व है वह इसको प्रभावित तो करता है, लेकिन पारितंत्र में इसकी निश्चित मात्रा को तक इसकी एक निश्चित मात्रा तक इस परिवर्तन को क्या किया जा सकता है? नियंत्रित किया जा सकता है। जैविक और अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है, जो प्रत्येक प्रकार के पारितंत्र की विशेषता है। और एक पारितंत्र की पादप एवं प्राणी जातियों की पहचान एवं गणना इसी प्रजातियों के संगठन को प्रकट करता है। यानी कि पारितंत्र की जो पादप और प्राणी प्रजातियों की जो पहचान एवं गणना है, इसकी प्रजातियों के संगठन को क्या करता है? प्रकट करता है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। यानी कि इसे हम क्या नाम देते हैं? विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। जैसे एक वन में वृक्ष सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर, झाड़ियां द्वितीयक स्तर तथा जड़ी बूटियां एवं घास निचले स्तर पर निवास करते हैं, जैसे कि उदाहरण के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, टॉपिक है हमारा पारिस्थितिक तंत्र में पोषी स्तर। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में आपके कौन कौन से पोषी स्तर पाए जाते हैं? जैसे प्राथमिक पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, इनकी हम बात ही करेंगे। क्योंकि किसी भी पारितंत्र के सभी जैविक घटक आपस में पूर्णतया संबंधित होते हैं, अतः सभी जीव अपने भोजन के लिए अपने समुदाय में एक निश्चित स्थान ग्रहण करते हैं तथा इस स्थान को ही हम क्या नाम दे देते हैं? पोषी स्तर नाम दे देते हैं। इस स्तर को हम क्या नाम देते हैं? पोषी स्तर नाम दे देते हैं। एक निश्चित स्थान पाया जाता है एक समुदाय में, ठीक है ना। तो इस प्रकार जीवों में भोजन प्राप्ति के लिए आपसी संबंध बन जाते हैं। इस प्रकार जीवों में भोजन प्राप्ति के लिए क्या बन जाते हैं? आपसी संबंध बने होते हैं। पोषण के लिए बने इस संबंध को खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। यानी कि भोजन की निर्भरता के लिए एक श्रृंखला बन जाती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? खाद्य श्रृंखला, जो उत्पादकों से सर्वोच्च उपभोक्ता तक जाती है। जो स्टार्ट कहाँ से उत्पादक से होती है, वो कहाँ तक जाती है? सर्वोच्च उपभोक्ता तक जाती है। जैसे कि हम बात करें, हरे पेड़ पादप सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं अपना भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इससे क्या कह दिया? उत्पादक कह दिया। तथा ये पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से स्तर हो गए? प्रथम पोषी स्तर हो गए, क्योंकि सबसे पहले अपना भोजन का निर्माण कर रहे हैं, तो ये कौन से पोषी स्तर हो गए? प्रथम पोषी स्तर हो गए, जिसे हम T1 के नाम से भी कह सकते हैं, का निर्माण करते हैं। ठीक है। किसी भी पारितंत्र में अनेक प्रकार के उपभोक्ता होते हैं जो उत्पादकों से क्या ग्रहण करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। वे उपभोक्ता जो सीधे उत्पादकों को खाते हैं वे शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, और जो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उन्हें द्वितीय पोषी स्तर या T2 के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो शाकाहारी जीवों का भक्षण कर प्रथम मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, जो शाकाहारी जीवों का भक्षण है वह प्रथम मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता का द्वारा किया जाता है, अतः इन्हें तृतीय पोषी स्तर या T3 का निर्माण करते हैं। यानी कि T1, T2 और T3 इस तरीके से आपके पोषी स्तर बनते जाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता का भक्षण तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है तथा विशेष समय पर प्रत्येक पोषण स्तर के जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है, जिसे स्थित शस्य या खड़ी फसल कहा जाता है। जिसे हम क्या नाम देते हैं? स्थित शस्य या खड़ी फसल कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर में जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है। इस खास मात्रा को हम क्या नाम देते हैं? स्थित शस्य या खड़ी फसल कहते हैं। इसको जीवित जैविकों की मात्रा से मापा जाता है, यानी जीव मात्रा से मापा जाता है। एक प्रजाति की जीव मात्रा को ताजे या शुष्क भार के रूप में व्यक्त किया जाता है। आगे बात करते हैं। इसी प्रकार चतुर्थ पोषी स्तर जो T4 का निर्माण करते हैं, यानी T3 से किसका निर्माण हो गया? अब चौथा T4 का निर्माण हो गया। और इस प्रकार की ये कौन से उपभोक्ता कहलाते हैं? ये सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों के मृत शरीर पर अपघटक कार्य करते हैं। ये डेफिनेट है, प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों के मृत शरीर पर कौन कार्य करेगा? अपघटक कार्य करते हैं, और उनमें उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलकर पदार्थों का क्या किया जाता है? पुनः चक्रण किया जाता है। जैसे कि ये दे रखा है आपके प्रथम पोषी स्तर, इसको द्वितीय पोषी स्तर, फिर तृतीय पोषी स्तर, फिर चतुर्थ पोषी स्तर, इस तरीके से एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। और इनको जब ग्रहण किए जाते हैं तो ये अपराधारी होते हैं, अपघटक होते हैं, और प्रत्येक पोषी स्तर को ये क्या करते हैं? ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आलेख में, ये चार्ट में समझाया गया है।
आगे बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, यानी कि प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें बात करते हैं कि किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता व स्थिरता बने रहने के लिए उस पारितंत्र में ऊर्जा लगातार निवेश होते रहना चाहिए। यानी कि स्थिरता और स्थिरता और क्रियाशील बने रहने के लिए निरंतर ऊर्जा का क्या होना चाहिए, निवेश होना चाहिए, ताकि खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता रहे। ये खाद्य पदार्थ विभिन्न पोषक स्तरों से होते हुए सभी उपभोक्ताओं तक जाते हैं, प्रत्येक पोषक स्तर से होते हुए सब उपभोक्ताओं तक जाते हैं। इस प्रकार किसी भी पारितंत्र के लिए जैव मात्रा या जैव भार के उत्पादन की दर को ही क्या कहते हैं, आप उत्पादकता कहते हैं। यानी कि जैव भार या जैव मात्रा के उत्पादन की दर क्या कहलाती है, आपके उत्पादकता कहलाती है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो एक निश्चित समय अवधि में निश्चित क्षेत्र में उपस्थित हरे पादपों द्वारा उत्पन्न की गई कार्बनिक पदार्थों की दर, एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्र में हरे पादपों के द्वारा उत्पादन की गई कार्बनिक पदार्थों की दर ही क्या कहलाती है, आपके उत्पादकता कहलाती है, जिसे जी इनवर्स 2 या गामा वाई आर इनवर्स 2 या किलो कैलोरी मीटर इनवर्स 2 या कोष्टक में वाई आर इनवर्स 1 के रूप में व्यक्त किया जाता है। उत्पादकता दो प्रकार की होती है, प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता की हम सबसे पहले बात करते हैं। उत्पादकों अर्थात हरे पेड़ पादपों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर को ही हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। जो हरे पेड़ पौधों के द्वारा उत्पादन किया जाता है कार्बनिक पदार्थ, उन्हें प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। इसमें प्रमुखतया हरे पादप, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, पादप प्लवकों का प्रमुख योगदान होता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो प्राथमिक उत्पादकता को भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहले होती है जीपीपी यानी कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो किसी भी पारितंत्र में सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः हरे पेड़ पादप की ही कर सकते हैं। अतः कार्बनिक पदार्थ की वह संपूर्ण मात्रा जिसका उत्पादन एक निश्चित क्षेत्रफल में उपस्थित हरे पादप एक निश्चित समय अवधि में करते हैं, वो क्या कहलाती है, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। यानी कि हरे पेड़ पौधों के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में निश्चित समय क्षेत्रफल में क्या किया जाना, हरे पादप के द्वारा क्या किया जाना, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाना क्या कहलाती है, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। इसे कुल प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसे, कुल प्रकाश संश्लेषण भी देते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ की संचित मात्रा एवं श्वसन में उपयोग आए कार्बनिक पदार्थ दोनों क्या किए जाते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट आती है सेकंड नंबर की एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या कुल या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। अगर आपने जीपीपी में जो आपके सकल प्राथमिक उत्पादकता है उसमें से श्वसन या जो हटा दिया तो आपके पास जो शेष बचती है वही क्या कहलाती है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। जैसे कि देखते हैं, हरे पेड़ पादप कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने के कारण प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं, बिल्कुल कहलाते हैं। हरे पादप जिस कार्बनिक पदार्थ का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा करते हैं, उसी कार्बनिक पदार्थ में से कुछ मात्रा का उपयोग श्वसन में व स्वयं की अन्य उपापचय क्रियाओं के लिए उपयोग में ले लेते हैं। इस प्रकार व्यय या पश्चात खर्च करने के पश्चात जो बचती है कार्बनिक पदार्थों के वो या कार्बनिक पदार्थों को पेड़ पौधों द्वारा संचित कर लिया जाता है तथा प्राथमिक उत्पादकों द्वारा संचित की गई इस कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहते हैं, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। यानी कि वही बात आ गई कि कुल जो सकल प्राथमिक उत्पादकता है उसमें से कुछ ऊर्जा का उपयोग श्वसन क्रिया में कर लिए जाते हैं और जो शेष बचती है वही क्या कहलाती है, आपके शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। इस प्रकार कार्बनिक पदार्थ की वह मात्रा है जिसका उपयोग अन्य उपभोक्ताओं द्वारा अपने भोजन प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है द्वितीयक उत्पादकता, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यह उपभोक्ता स्तर पर नए कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर है। किसकी दर है, यह उपभोक्ता स्तर पर नए कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर है। उपभोक्ता स्वपोषी से भोजन व ऊर्जा की प्राप्ति करता है। किसकी प्राप्ति करता है, स्वपोषी से भोजन व ऊर्जा की प्राप्ति करता है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इससे प्राप्त कार्बनिक पदार्थ की कुछ मात्रा जंतु के श्वसन व अन्य उपापचय क्रियाओं को संपन्न करने में खर्च हो जाती है तथा कुछ मात्रा मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है तथा कार्बनिक पदार्थ की कुछ बची हुई मात्रा को शरीर में संचित कर लिया जाता है, जिस कारण जीव के जीव भार में वृद्धि होती है और इसे ही हम क्या नाम देते हैं बच्चों, द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। तो
इस तरीके से वह खुद तो स्वयं पोषी के रूप में ये खुद तो निर्मित नहीं करता, लेकिन स्वपोषी से यह भोजन और ऊर्जा की क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं। तो देखो ये क्या लिख रखा है, उपभोक्ता स्वपोषी से भोजन व ऊर्जा की क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं, क्योंकि ये स्वयं अपने आप नहीं बना पाते हैं। अगर हम बात करें कि प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो अगर हम बात करें तो प्रत्येक पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता अलग अलग होती है। जैसे ध्रुवों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राथमिक उत्पादकता अधिक होती है। यानी कि अगर हम बात करें ध्रुवों की तुलना में, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राथमिक उत्पादकता अधिक देखने को मिलती है। इसका प्रमुख कारण क्या है, सूर्य का प्रकाश, ताप, खनिज लवणों व जल की उपलब्धता है। इसके अलावा प्राथमिक उत्पादकता पारितंत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों, पोषकों की उपलब्धता तथा पादपों की प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पर क्या करती है, निर्भर करती है। यद्यपि पृथ्वी तल पर 70% क्षेत्र पर समुद्र है, 70% भाग पर क्या है, समुद्र है, फिर भी इनकी उत्पादकता क्या है बच्चों, कम है, क्योंकि समुद्र में प्रकाश सीमाकारी प्रभाव के रूप में कार्य करता है, पर्याप्त रूप में प्रकाश नहीं होता है। इसके अलावा समुद्री जल में पोषक तत्वों की भी क्या होती है, कमी होती है, इसलिए उसकी उत्पादकता कम है। अगर हम बात करें, जैसे कि नोट दे रखा है, शोषण के द्वारा होने वाली ऊर्जा की हानि निम्न है। उत्पादकों में 20%, शाकाहारियों में 30% तथा मांसाहारियों में कितनी मानी गई है, ये 60% तक होती है शोषण में, है ना, ऊर्जा की हानि। स्थिर सस्य या खड़ी फसल एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर में उपस्थित जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है, बिल्कुल होती है। स्थिर सस्य को जीवित जैविकों की मात्रा या इकाई क्षेत्र में संख्या में मापा जाता है। अलग अलग जातियों में जाति संगठन भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास या स्तरीकरण भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, वेलांगसम, गन्ने के खेत आदि की उत्पादकता अधिकतम होती है। जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, गन्ने के खेत है, इनकी उत्पादकता ज्यादा मानी गई है, जो 6 से 20 ग्राम मीटर स्क्वायर पर प्रतिदिन होती है। ये कितनी होती है, 6 से 20 ग्राम मीटर स्क्वायर पर प्रतिदिन होती है। कम प्रकाश तीव्रता भी उत्पादकता कम करती है, यानी कि कम प्रकाश की तीव्रता क्या करती है, उत्पादकता को कम करती है। अधिक गहरे, जैसे कि अधिक गहरे समुद्र में सबसे कम उत्पादकता होती है, क्योंकि प्रकाश कम तो उत्पादकता भी क्या होती है, कम होती है। कोरल जो रीफ है, कोरल रीफ की उत्पादकता सबसे अधिक मानी गई है, तो कोरल रीफ की उत्पादकता सबसे ज्यादा मानी गई है। जल की कमी, उच्च तापक्रम, निम्न तापक्रम उत्पादकता को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये हमने एक नोट के रूप में हमें इन्हें अध्ययन बिंदुओं का अध्ययन किया है। आगे बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि किसी भी क्रियाशील व स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र में दो महत्वपूर्ण लक्षण उपस्थित होते हैं, एक तो खाद्य श्रृंखला और एक खाद्य जाल। इनका वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड चेन की, यानी कि खाद्य श्रृंखला की। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन की बात करें तो बच्चों कुछ सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो भोजन की निर्भरता के आधार पर एक श्रृंखला बन जाती है। इसी श्रृंखला को हम क्या नाम देते हैं, खाद्य श्रृंखला। देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव भोजन ग्रहण करने के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक श्रृंखला बनाते हैं, जुड़े होने के कारण निर्भरता के आधार पर ये क्या करते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं। यही श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अर्थात किसी भी पारितंत्र के हरे पादप सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा इसकी कुछ मात्रा को क्या कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता सीधे ही पादपों से अपने भोजन को प्राप्ति करते हैं। तो प्रथम श्रेणी के जो उपभोक्ता है सीधे ही किससे प्राप्त करते हैं भोजन को, प्राथमिक पादपों से डायरेक्ट ही प्राप्त करते हैं। आगे बात करते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर करते हैं और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता से अपने भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के मरने के बाद अपघटक उन्हें क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और जो इन्हें कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। तो ये पदार्थ पादपों द्वारा ग्रहण किए वापस जाते हैं। तो इस प्रकार भोजन के स्थानांतर यानी कि भोजन के स्थानांतर के आधार पर एक श्रृंखला बन जाती है और इसी श्रृंखला को आप क्या नाम देते हो, खाद्य श्रृंखला नाम देते हो। इसके क्या क्या गुण होते हैं, तो खाद्य श्रृंखला के विशिष्ट गुण निम्न है। देखते हैं कौन कौन से। खाद्य श्रृंखलाओं में एक जंतु दूसरे जंतु पर क्रमिक रूप से निर्भर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक भोजन के रूप में निर्भरता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का एक दिशीय प्रभाव होता है, बिल्कुल एक तरफ ही बढ़ती है, ऐसा नहीं कि वापस लौट के आ जाती है, अर्थात ये उत्पादक से उपभोक्ता की ओर जाती है। एक खाद्य श्रृंखला में लगभग 4 से 5 पोषक स्तर होते हैं। खाद्य श्रृंखला में पुनरावृत्तिक भोजिता देखने को मिलती है।
क्योंकि बड़े जीव अपने से छोटे जीव को क्या करते हैं, खाकर नष्ट करते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरण के समय लगभग 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इस कारण अंतिम पोषक स्तर के जीव को सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी कि जो सबसे लास्ट होता है उसके जीव को सबसे कम क्या होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रकृति में सामान्यतः निम्न 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो परभक्षी खाद्य श्रृंखला या चारण खाद्य श्रृंखला। ये चारण खाद्य श्रृंखला क्या होती है, उत्पादक से शुरू होती हुई छोटे मांसाहारी से होती हुई बड़े मांसाहारी पर ही खत्म हो जाती है, यानी कि अब बटक नहीं होते हैं। ये चारण खाद्य श्रृंखला कहलाती है। देखते हैं परभक्षी खाद्य श्रृंखला हरे पेड़ पौधे पादपों से प्रारंभ होकर छोटे जंतुओं से होते हुए बड़े जीवों पर ही खत्म हो जाती है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में परभक्षी अपने लक्ष्य का शिकार करता है, इसीलिए इसे हम क्या नाम देते हैं, चारण खाद्य श्रृंखला, यानी कि इसमें अब बटक का नाम नहीं होता है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में निम्न गुण होते हैं। क्या क्या होते हैं? ये खाद्य श्रृंखला ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के लिए पूर्णतया सौर विकिरण पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में हरे पादप जो उत्पादक होते हैं प्रथम पोषक स्तर का निर्माण करते हैं तथा उत्पादक सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी जीव सदैव अपने पोषण के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार द्वितीय पोषक स्तर का भी निर्माण करते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी जीवों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। चूंकि ये जीव किसी अन्य जंतु को पकड़कर ही अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, इन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं। बिल्कुल उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तथा एक खाद्य श्रृंखला के तृतीय पोषक स्तर का निर्माण करते हैं। एक पोषक स्तर के बाद दूसरा पोषक स्तर का निर्मित होता है। तृतीय श्रेणी उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं से भोजन प्राप्त करते हैं तथा चतुर्थ T4 यानी कि चतुर्थ पोषक स्तर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला प्राय लंबी होती है तथा अंततः अपघटकों का पर जाकर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसके बारे में बात की। इस प्रकार की परभक्षी खाद्य श्रृंखला में परभक्षी एक के बाद एक लक्ष्य का भक्षण करता है। अतः इस खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषक स्तर पर परभक्षी के शरीर का आकार बढ़ता जाता है, परंतु उनकी संख्या घटती जाती है। आकार तो बढ़ता है लेकिन संख्या क्या होती जाती है, घटती जाती है। दूसरा आता है आपके अपरद या मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। दूसरी खाद्य श्रृंखला कौन सी है, अपरद या मृतोपजीवी। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला अपरद से स्टार्ट होती है। देखिए, इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से प्रारंभ ना होकर जंतु और पादपों के शरीर के मृत भागों से प्रारंभ होती है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं के निम्न गुण होते हैं, यानी कि अपरद से स्टार्ट होती है, अपरदहारी से। यह खाद्य श्रृंखला अपरद से प्रारंभ होकर अंत में बड़े जीव या सूक्ष्म जीवों पर ही खत्म हो जाती है। अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत जंतु व पादपों के मृत शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इस प्रकार अपरद प्राथमिक पोषक स्तर का निर्माण करता है। तो इसमें प्राथमिक पोषक स्तर कौन होता है, आपके अपरद होता है। वे जीव जो अपरद का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं, अपरदहारी कहलाते हैं तथा इनमें अनेक प्रकार के जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि सम्मिलित होते हैं तथा ये द्वितीय पोषक स्तर का क्या करते हैं बच्चों, निर्माण करते हैं। अनेक द्वितीय उपभोक्ता जैसे कीट, लार्वा, नेमेटोड्स आदि इन प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। वह खाद्य श्रृंखला के अगले स्तर का क्या करते हैं बच्चों, निर्माण करते हैं। तो अंत में बड़े मांसाहारी जीव, पक्षी, सर्प आदि इन द्वितीय उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। जैसे कार्बनिक पदार्थ व अपशिष्ट, इन्हें कौन, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, उसके बाद इन्हें कीट, क्रस्टेशिया और सेंटीपीड, उनको मोलस्क या रोटीफॉर्म, एनेलिडा, नेमेटोड, फिर उनको कौन, कुछ जलीय कशेरुकी और लास्ट में धरातल के कशेरुकी। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला बनी। तो ये श्रृंखला आपके कौन सी कहलाई, अपरद खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो जो अपरद से स्टार्ट होती है वह कौन सी कहलाती है, वो बड़े मांसाहारी पे खत्म हो जाए, अपरद खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अपरद खाद्य श्रृंखला परभक्षी खाद्य श्रृंखला की तुलना में न केवल छोटी होती है, अपितु इन दोनों श्रृंखलाओं की प्रारंभ भी अलग अलग स्रोत से होता है। उससे तो छोटे उत्पादक से होता है और इसका प्रारंभ उत्पादक से, उससे अपरद से होता है। अपरद खाद्य श्रृंखला किसी भी पारितंत्र के लिए अति आवश्यक होती है, क्योंकि इसके कारण ही मृत कार्बनिक पदार्थों का पुनः चक्रण संभव हो पाता है। आगे बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर की आपके परजीवी खाद्य श्रृंखला। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला जो होती है उत्पादक से शुरू होकर परजीवी पर क्या होती है, खत्म होती है। तो देखिए कि इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला हरे पादप अर्थात उत्पादकों से शुरू होती है और यह खाद्य श्रृंखला बड़े जंतुओं से छोटे जंतुओं की ओर छोटे जंतुओं की ओर अग्रसर होती है। इस खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषक स्तर पर जीव के शरीर का आकार कम होता चला जाता है, परंतु उनकी संख्या क्या होती जाती है, अब की बार बढ़ती जाती है, जैसे कि किसी वृक्ष का पारिस्थितिकी तंत्र।
यहाँ वृक्ष उत्पादक की तरह कार्य करता है, और जैसे कि वृक्ष, बंदर और परजीवी। तो देखिए इनकी आकार तो छोटा है लेकिन संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। वृक्ष पर अनेक प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि बंदर या पक्षी हो सकते हैं, तथा इन प्राथमिक उपभोक्ताओं के शरीर पर अनेक सूक्ष्म परजीवी जैसे जूं आदि उपस्थित हो सकते हैं। इस प्रकार यह एक परजीवी खाद्य श्रृंखला का उदाहरण होता है। इस प्रकार उपरोक्त खाद्य श्रृंखलाओं के अध्ययन से पता चलता है कि जो खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी उतनी ही स्थिर होगी, है ना। तो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ताओं की संख्या क्या होती जाती है, घटती जाती है, ताकि परभक्षी और भक्ष्य में संतुलन बना रहे। तो इस तरीके से हमने किस टॉपिक पे बात की, आपके खाद्य श्रृंखला। अब टॉपिक है हमारा खाद्य जाल। किसी भी पारितंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं उपस्थित हो सकती है, परंतु कोई भी खाद्य श्रृंखला स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है। यानी कि जब दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर किसी तंत्र का निर्माण करती है, तो वह तंत्र कौन सा निर्मित होता है, आपके खाद्य जाल बनाता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलती है तो एक जटिल जाल रुमा संरचना बनती है, जिसे हमने खाद्य जाल कहते हैं। और ये क्वालिटी होती है बच्चों की, खाद्य जाल जितना जटिल होगा ना उतना ही ज्यादा वो कैसा होगा, स्थायी होगा। यानी कि खाद्य जाल हमें ज्यादा से ज्यादा जटिल होना चाहिए। देखते हैं, किसी भी पारितंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं उपस्थित हो सकती है, परंतु कोई भी खाद्य श्रृंखला स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है। प्रत्येक पोषक स्तर के लिए उपभोक्ता अपने से निम्न पोषक स्तर के कई प्रकार के जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। कई ऑप्शन होते हैं। इस प्रकार खाद्य श्रृंखलाओं में कोई भी जीव केवल एक स्रोत पर अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं होता है, पर्टिकुलर एक जीव पर निर्भर नहीं रहेगा। अगर वो नष्ट हो गया तो किसी और से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेगा। वह दूसरी खाद्य श्रृंखलाओं के जीवों से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकता है, वही बात आ रही। अतः पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं पारस्परिक रूप से संबंधित होकर एक जटिल जाल जैसी संरचना का निर्माण करती है, जिसे आपने क्या नाम दे दिया, फूड वेब यानी कि खाद्य जाल नाम दे दिया। इस प्रकार खाद्य जाल पारितंत्र के सभी जीवों के मध्य संबंध स्थापित करता है, जिसमें ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है। कौन सा प्रवाह होता है, एक दिशीय प्रवाह होता है, और अनेक पथों के द्वारा होता है। प्रवाह तो सदैव एक दिशीय होता है, लेकिन पथ कौन कौन से होते हैं, कई सारे पथ होते हैं। किसी भी पारितंत्र के लिए खाद्य जाल जितना अधिक जटिल होगा, जटिल व उलझा हुआ होगा, वह पारितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। वही बात आ गई, जितना ज्यादा जटिल उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। जटिल खाद्य जाल में किसी भी स्तर के उपभोक्ता के लिए एक से अधिक वैकल्पिक पथ उपस्थित होंगे, जिससे वह अपने भोजन की प्राप्ति कर सकता है। यदि किसी कारणवश किसी एक जीव के सभी सदस्य पूर्णतः नष्ट भी हो जाते हैं, तब जो उपभोक्ता इस जीव को खाते होंगे उन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है। और वह क्या करेंगे, क्योंकि इस जीव की कमी को खाद्य जाल में कोई दूसरा जीव क्या कर देगा, पूरी कर देगा। उदाहरणतः किसी खाद्य घास पारिस्थितिक तंत्र में यदि खरगोश की संख्या कम हो जाती है, तो क्या उस स्थान के सांप व बाज जीवित नहीं बचेंगे? बिल्कुल बचेंगे, क्योंकि खरगोश के न रहने पर उस स्थान पर पादपों की संख्या अधिक हो जाएगी, अर्थात अधिक फल और बीज उत्पन्न होंगे, जिससे वहां खरगोश के स्थान पर चूहों की संख्या भी अधिक हो जाएगी, और चूहों को खाकर सांप और बाज अपना भोजन पूरा कर लेंगे, यानी कि उसकी कमी को पूरा कर लिया। यानी कि खाद्य श्रृंखला टूटी नहीं है, क्योंकि अगर खाद्य श्रृंखला सिंपल होती तो वो खाद्य श्रृंखला आसानी से टूट जाती। इसी प्रकार खेत में बाज, मेंढक, सांप, चूहों का भक्षण कर सकता है। यदि कोई एक जीव खत्म भी हो जाता है तो बाज की संख्या पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपके खाद्य जाल बना रखा है, आप ये देखिए कि घास को कौन खाता है, टिड्डे को कौन खाता है, छिपकली को कौन खाता है, बाज, है ना। तो इस तरीके से एक श्रृंखला हो गई। ये हो गई एक, घास को किसने खाया, खरगोश को किसने खाया, सांप। या ये हो गई घास को किसने खाया, चूहे को किसने खाया, सांप को कौन खा जाएगा, बाज। तो इस तरीके से कई श्रृंखलाएं आपस में मिलती है, एक जालनुमा संरचना बनाती है, जिसे हमने क्या नाम दिया, खाद्य जाल। ऐसे जलीय पादप में देखिए, आपके ये देख सकते हैं जलीय पादप में क्या होते हैं, टेडपोल को कौन खाएगा, बीटल को कौन खाएगा, मांसाहारी मछली, और उसको बड़ी मांसाहारी खाएगी। एक श्रृंखला ये हो गई छोटे क्रस्टेशियन, फिर मांसाहारी मछली, फिर बड़े मांसाहारी मछली। ऐसे एक श्रृंखला ये होगी कीट, लार्वा को कौन खा सकता है, बीटल से बड़ी मांसाहारी। ऐसे इसको कौन खाएगा, मेंढक को कौन खा जाएगी, मांसाहारी। तो ये कई श्रृंखलाएं आपस में मिल रही है और एक जटिल संरचना बना रही है, जिससे हमने क्या नाम दे दिया, खाद्य जाल। तो इस प्रकार जाल किसी एक जाति के जीवों की संख्या को अधिक नहीं बढ़ने देता, वह इसमें तीनों प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं संचालित हो सकती है। अतः खाद्य जाल किसी भी पारितंत्र को स्थायी व संतुलित बनाए रखता है। तो इस तरीके से हमने बात की खाद्य जाल की। नेक्स्ट बात करते हैं संतुलित पारिस्थितिक तंत्र। सजीवों के जीवित रहने के लिए एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र की नितांत आवश्यकता होती है।
किसी स्थान पर अत्यधिक मात्रा में पादप होने के कारण प्राथमिक उपभोक्ता जीवित रहते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता पादपों को खाकर उनकी संख्या में कमी कर देते हैं तथा प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं और इन्हीं द्वितीयक उपभोक्ता का संबंध प्राथमिक उपभोक्ता और उत्पादकों से रहता है। यानी कि क्रम चलता रहता है, उसको खाते हैं, वो उसको खाते हैं, वो उसको संतुलित कर देते हैं। खाद्य जाल में ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार एक दूसरे पर प्रभाव पड़ने से प्रत्येक जाति की संख्या निश्चित रहती है और तंत्र भी संतुलित रहता है। यानी कि किसी की संख्या ज्यादा वृद्धि नहीं होती है, वो उसे खाकर क्या कर सकते हैं, संतुलित कर देते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, उसके बारे में बात करेंगे आज हम। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह हमारा टॉपिक है। ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर की ओर होता है और ऊर्जा का प्रवाह से संबंधित एक नियम दिया गया है जिसे दक्षांश नियम या 10% का नियम कहते हैं, वो भी हम देखेंगे। ऊर्जा के निरंतर स्रोत के बिना किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूर्य का प्रकाश ही सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा के उपयोग की क्षमता केवल उत्पादकों में होती है। उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं और संचित करते हैं, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। इसी संचित कार्बनिक पदार्थों का उपयोग उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, वह यह ऊर्जा ही उन्हें गतिमान बनाए रखती है। इस प्रकार भोजन ऊर्जा का स्रोत न होकर वास्तव में ऊर्जा प्रवाह का एक माध्यम है। भोजन ऊर्जा का स्रोत ही न होकर एक ऊर्जा का प्रवाह का क्या है, एक माध्यम है। हरे पेड़ पौधों को खाकर शाकाहारी जीव ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। वह शाकाहारी जीवों को विभिन्न मांसाहारी जीवों द्वारा खा लिया जाता है। इसी प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का क्या हो जाता है, भोजन के रूप में स्थानांतरण हो जाता है और यही क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्जा प्रवाह कहलाती है। इस प्रकार विभिन्न पोषक स्तरों के मध्य ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह ऊष्मा गति के प्रथम और द्वितीय नियम का अनुपालना करता है। यानी कि ऊर्जा प्रवाह पर कौन से नियम की अनुपालना करता है, यह ऊर्जा प्रवाह ऊष्मा गतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम की अनुपालना करता है। अब क्या क्या होता है प्रथम नियम और द्वितीय नियम, तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यानी कि न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, अर्थात ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यह पहला नियम है। ऊष्मा गति का द्वितीय नियम क्या कहते हैं कि एक रूप से दूसरे रूप में जो परिवर्तित होती है तो ऊर्जा की कुछ अधिकांश भाग क्या होता है, ऊष्मा या ताप के रूप में क्या होता है, वातावरण में मुक्त हो जाता है। तो देखिए जब ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में होता है तो अधिकांश मात्रा में ऊष्मा या ताप के रूप में वातावरण में ऊर्जा क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। यह ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे उत्पादकों व उपभोक्ताओं के मध्य ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है। यानी कि उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के मध्य ये जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसे होता है, क्योंकि आपको पता है पोषी स्तर एक को दूसरा खाता है, दूसरे को तीसरा खाता है और आपको पता है इसी से संबंधित 10% का नियम भी आगे दिया गया है। हरे पेड़ पादप सूर्य की विकिरण ऊर्जा का उपयोग कर कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में करते हैं। जो हरे पेड़ पादप है सूर्य की विकिरण ऊर्जा का उपयोग किस में करते हैं, कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में करते हैं। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा का 50% से भी कम भाग प्रकाश संश्लेषणात्मक विकिरण होता है। यानी कि पार जो होता है आपके 50% से कम ऊर्जा का ही क्या होता है प्राप्त, जो सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा का जो भाग है वो 50% से भी क्या होता है, कम होता है। और शेष 50% सौर विकिरण या तो बादलों द्वारा अवशोषित हो जाती है या फिर वापस भेज दी परावर्तित कर दी जाती है। अनुकूल परिस्थितियों में प्रकाश संश्लेषणात्मक विकिरण के लगभग 2 से 10% भाग का उपयोग हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करते हैं। उसका भी 2 से 10% भाग का उपयोग जो होता है हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं और यह ऊर्जा ही पूरे जीव जगत को गतिमान बनाए रखती है। ये जो ऊर्जा है यही पूरे जीव जगत को गतिमान बनाए रखती है तथा शेष ऊर्जा क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। उत्पादकों में श्वसन द्वारा होने वाली ऊर्जा की हानि कितनी है, 20% है। इसी कारण कुल प्राथमिक उत्पादकता आपतित सौर विकिरण की 0.8 से 4% या पार की कितनी 1.6 से 8% तक होती है। पृथ्वी के सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। तो ये जो है ऊर्जा का विकिरण का अवशोषण है वह इसी रूप में किया जाता है। आगे बात करें जो दक्षांश नियम दिया, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर को ग्रहण करता है तो उसकी 10% ऊर्जा ही आगे जाती है, उसे दक्षांश नियम कहते हैं। और ये दक्षांश नियम दिया किसने था, लिंडमैन ने। इसलिए इस टॉपिक को हमारा जो आने वाला है, कौन सा टॉपिक है हमारा, अब ये लिंडमैन का ऊर्जा दक्षांश का नियम। देखो ये क्या कहते हैं, जो लिंडमैन वैज्ञानिक थे इन्होंने बताया कि जब ऊर्जा का एक जीव
जब एक ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य पदार्थों के रूप में स्थानांतरित होती है तो इस संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग जीव के द्वारा नहीं किया जा सकता। ऊर्जा स्थानांतरण के प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का नुकसान होता है। और लिंडमैन के 10% के नियम के अनुसार ऊर्जा के खाद्य पदार्थों के रूप में स्थानांतरण के समय एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही क्या होता है, स्थानांतरण होता है, तथा 90% ऊर्जा का शोषण या अपघटन के रूप में क्षय हो जाता है। इसे 10% या दक्षांश का नियम कहते हैं। यदि जैसे उदाहरण दे रखा है, यदि सूर्य की लगभग 10,000 जूल ऊर्जा पादपों पर पड़ती है तो पादप इस कुल ऊर्जा का केवल 1.0% भाग ही रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदल लेते हैं। अर्थात पादपों को 1000 की 10% यानी कि 100 जूल ऊर्जा ही क्या होगी, उपलब्ध होगी। यानी 1000 का 10% कितना निकला, 100 जूल, ये पादपों को ऊर्जा प्राप्त होगी। अब शेष ऊर्जा वातावरण में परिवर्तित चली जाएगी जो बाकी है। और लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार प्राथमिक उपभोक्ता पर, अब ये 100 जूल का 10% निकलेगा, ये प्राथमिक उपभोक्ता पे जाएगा, तो 100 जूल का 10% यानी 10 जूल ही आगे प्राथमिक उपभोक्ता पर स्थानांतरित होगी। अगर आगे बात करें, शेष ऊर्जा ऊष्मा के रूप में वातावरण में या उपापचय क्रियाओं के रूप में चली जाएगी। अब अपने पास कितनी बची, 10 जूल। अब 10 जूल का भी जब द्वितीयक उपभोक्ता इसे ग्रहण करेगा तो उसका भी 10% यानी कि 1 जूल द्वितीयक उपभोक्ता में जाएगी। अर्थात और शेष ऊर्जा कहाँ क्षय हो जाएगा। यही क्रम तृतीयक उपभोक्ता तक भी जाएगा, अर्थात उसे केवल 0.1 जूल ही ऊर्जा प्राप्त होगी, जो कि 1 जूल का 10% होती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी खाद्य श्रृंखला जितनी अधिक लंबी होती है, सर्वोच्च उत्पाद उपभोक्ता की उतनी ही कम ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि खाद्य श्रृंखला को ज्यादा से ज्यादा छोटा होना चाहिए ताकि सर्वोच्च उपभोक्ता है उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऊर्जा प्राप्त हो सके। जैसे ऊर्जा से संबंधित कई मॉडल दे रखे हैं आपके। ऊर्जा प्रवाह का वाई आकार का मॉडल, ये एच.टी. ओडम ने दिया था। तो इनके अनुसार इस मॉडल को प्रस्तावित किसने किया था, एच.टी. ओडम ने किया है। यह ऊर्जा प्रवाह मॉडल का दोहरा चैनल मॉडल भी कहलाता है। यह जो वाई आकार का मॉडल है इसे हम एको नाम से जानते हैं, दोहरा चैनल मॉडल। प्रकृति में परभक्षी तथा मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला एक ही पारितंत्र में साथ साथ संचालित होती है। जो प्रकृति में एक तो परभक्षी तथा मृतोपजीवी जो खाद्य श्रृंखला है यह एक साथ संचालित होती है। कभी कभी दोनों खाद्य श्रृंखला एक दूसरे के संदर्भ में पृथक पृथक संचालित होती प्रतीत हो जाती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। कुछ मृत जानवर जो पूर्व में परभक्षी श्रृंखला के भाग थे उनमें से उसमें सम्मिलित थे, अब मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला के प्रारंभक बन जाते हैं। यानी कि एक दूसरे के साथ ही होती है। जो पहले आपके परभक्षी खाद्य श्रृंखला के भाग थे वह बाद में मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला के प्रारंभक बन जाते हैं। आगे बात करें, यदि इसको चित्रांकित किया जाए तो यह अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान दिखाई देता है। इसलिए इस दोहरे ऊर्जा मॉडल में ऊर्जा का प्रवाह या दो खाद्य श्रृंखलाओं से दिखता है। यह एकल मॉडल की अपेक्षा ज्यादा प्रासंगिक है क्योंकि यह परभक्षी तथा मृतोपजीवी की खाद्य श्रृंखलाओं को दो बार पृथक करता है। ऊर्जा के प्रवाह को विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिडों की सहायता से भी समझा जा सकता है। यानी कि ऊर्जा के प्रवाह है उसको हम कई सारे पारिस्थितिकी जो पिरामिड बनते हैं उनकी सहायता से भी समझ सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह कौन सा है, पारिस्थितिकी पिरामिड या स्तूप। अब पारिस्थितिकी पिरामिड या स्तूप क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो किसी भी पारितंत्र में उपस्थित प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और उच्च श्रेणी के जंतु जो भी है की संख्या, जैवभार तथा संचित ऊर्जा के मध्य परस्पर एक संबंध होता है। किस किस के मध्य, प्राथमिक उत्पादक एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जैवभार और ऊर्जा, जैव संख्या, जैवभार और जैव ऊर्जा, इनके मध्य एक संबंध होता है। और इन संबंधों को चित्रीय रूप से क्या कहते हैं, किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पिरामिड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। आगे बात करते हैं कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषक स्तरों की संख्या, जैवभार, संचित ऊर्जा का चित्रीय निरूपण पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा चार्ल्स एल्टन द्वारा सन 1927 में दी गई थी, इसलिए इन्हें एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहले अगर हम बात करें तो संख्या का पिरामिड।
जीव संख्या का पिरामिड किसी भी पारितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर जीवधारियों की संख्या के संबंध को प्रदर्शित करता है। यानी कि यह पिरामिड किसको प्रदर्शित करता है? जीव संख्याओं की, जो जीवधारी है उनकी संख्या को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। जीव संख्या का पिरामिड उल्टा और सीधा प्राप्त हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। जैसे कि देखते हैं, यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक है, प्राथमिक श्रेणी के उत्पादों की संख्या उत्पादकों से कम है, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः कम तथा सर्वोच्च उपभोक्ताओं की संख्या सबसे कम हो। यानी कि यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की संख्या तो क्या है? सबसे ज्यादा है। प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या उत्पादकों से क्या है? कम है। तथा द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः क्या है? कम है। तथा सर्वोच्च उपभोक्ताओं की संख्या सबसे कम है। यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादक की है, उसके बाद संख्या क्या होती गई है? धीरे धीरे कम होती हो गई है। तो ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा? सदैव सीधा बनेगा। पहले ज्यादा, फिर कम, फिर कम, तो इस तरीके से एक पिरामिड बनेगा, वो सीधा बनेगा। जैसे घास के मैदान में पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों यानी कि घास शाकीय पादपों की संख्या सर्वाधिक होती है। इस कारण ये पिरामिड के चौड़े भाग का निर्माण करता है। उत्पादकों को खाने वाले शाकाहारी जीव जैसे कीट, खरगोश आदि की संख्या उत्पादकों की तुलना में कम होती है। इसी क्रम में मांसाहारी जैसे छिपकली, सर्प आदि की संख्या शाकाहारी जीवों की तुलना में और कम होती है। वह सर्वोच्च उपभोक्ता जैसे बाज की संख्या सबसे कम होती है। इस कारण पिरामिड का शीर्ष बनाते हैं। जैसे कि ये देख रखा है कि घास की संख्या ज्यादा है, उससे ये कम हुई, उससे ये कम हुई, ये उससे ये कम हुई। तो पहले उत्पादक है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो इस तरीके से जीवों की जो संख्या है वो घटती हुई है। तो ये जो पिरामिड बना, ये पिरामिड कैसा बना? आपके सीधा। और यदि इसके बाद अगर विपरीत बात करें, परजीवी वृक्ष पारितंत्र में बात करें, तो वृक्ष पारितंत्र में वृक्ष की संख्या कम है, उसके परजीवी उस पर निर्भरता ज्यादा है, और जो परजीवी है उनकी संख्या ज्यादा है। तो वृक्ष पारितंत्र में जीवों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई है। तो यह उल्टा पारितंत्र, यह उल्टा पिरामिड हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है? सीधा। लेकिन प्राथमिक उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं की तुलना में कम होती है। ऐसी स्थिति में जीव संख्या का पिरामिड कैसा हो जाता है? उल्टा। जैसे कि आपने ये देखा, यानी कि उत्पादक की संख्या उपभोक्ता से क्या होती है? कम होती है। तो उसका पिरामिड कैसा बनता है? उल्टा। जैसे कि देख रखा है, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड, वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में वृक्ष के प्रमुख उत्पादक होता है। इस वृक्ष पर अनेक शाकाहारी जीव जैसे पक्षी, बंदर आदि उपस्थित होते हैं, जिनकी संख्या वृक्ष से क्या होती है? अधिक होती है। प्रत्येक शाकाहारी जीव पर पड़ने वाले परजीवी जैसे जू आदि की संख्या शाकाहारियों की तुलना में और अधिक हो जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक पोषक स्तर पर जीवों की संख्या क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। और जीव संख्या का पिरामिड कैसा प्राप्त हो जाता है? हमें उल्टा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार के उल्टे पिरामिड सामान्यतः परजीवी खाद्य श्रृंखला में ही देखे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं दूसरे पिरामिड, तो जैव भार का पिरामिड। ये भार के आधार पर है, जैव भार के आधार पर। यदि पारितंत्र की प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवों के शुष्क भार को क्या कहते हैं? हम जैव भार कहते हैं। यानी कि पारितंत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवों के शुष्क भार को हम क्या नाम देते हैं? जैव भार। और जैव भार का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों में उपस्थित जैव भार की मात्रा के संबंध को प्रदर्शित करता है। यानी किसको? जैव भार को ये प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ये जीवों के मध्य पाए जाने वाले मात्रात्मक संबंधों को क्या करता है? दर्शाता है। जैव भार का पिरामिड भी उल्टा या सीधा दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे कि ये देख रखा है, सीधा पिरामिड दे रखा है, उत्पादक, फिर उसको कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता और सर्वोच्च। तो भार के आधार पर इनका भार ज्यादा है इनकी अपेक्षा, तो ये कैसा पिरामिड मिला? ये आपको सीधा पिरामिड बना। जब उत्पादक का जैव भार अधिक हो, वही बात आ गई, और उपभोक्ताओं के प्रत्येक स्तर का जैव भार क्रमशः कमी होती चली जाती है, तो जैव भार का पिरामिड कैसा प्राप्त होता है? सीधा। वृक्ष के वृक्ष है, उसके पारिस्थितिकी तंत्र, घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र, व वन के पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड सदैव हमें कैसा प्राप्त होता है? सीधा। लेकिन घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में घास व शाकीय पादप अर्थात उत्पादकों का जैव भार शाकाहारी जीव जैसे कीट, खरगोश आदि से अधिक होता है। इस प्रकार इन शाकाहारी जीवों पर निर्भर मांसाहारी जीव, सांप आदि का जैव भार शाकाहारियों से तुलना में कैसा होता है? कम होता है। आगे बात करें, इसी क्रम में सर्वोच्च उपभोक्ता जैसे बाज का जैव भार सबसे कम होता है। इस कारण यह पिरामिड में शीर्ष स्थान पर प्राप्त है। जब कभी उत्पादक का जैव भार उपभोक्ताओं की तुलना में कम हो जाए, अब उल्टा हो रहा है, अब उत्पादक का जैव भार उपभोक्ता की तुलना में क्या हो रहा है? कम। तो हमें कौन सा पिरामिड मिलेगा?
उल्टा पिरामिड प्राप्त होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड कौन से पारिस्थितिकी तंत्र में? तालाब में हमें उल्टा देखने को मिलता है। तो तालाब में जीवभार का पिरामिड कैसा देखने को मिलता है? उल्टा। अर्थात तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों का या पादप प्लवकों की संख्या तो सर्वाधिक होती है, परंतु इनका जीवभार कैसा होता है? कम होता है। उत्पादकों की तुलना में शाकाहारी जीव जैसे जंतु प्लवक कीटों का जीवभार अधिक होता है। अगले स्तरों पर भी जीवभार की मात्रा क्रमशः बढ़ती जाती है और सर्वोच्च तक तो काफी अधिक हो जाती है, तथा बड़ी मछलियों जो सर्वोच्च उपभोक्ता होती है जीवभार सर्वाधिक होता है। इसी कारण तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड उल्टा मिलता है। देखिए यहाँ पे इनका जीवभार कम है उत्पादक का, इसको ये ग्रहण करता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता का जीवभार ज्यादा है, इसका और अधिक है, और सर्वोच्चों पर बड़ी मछलियों का जीवभार ज्यादा है। इसलिए जो हमें पिरामिड बना ये कैसा मिला? हमें उल्टा प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं तीसरा, ऊर्जा का पिरामिड। अब किसके संदर्भ में बात करेंगे? हम ऊर्जा के संदर्भ में बात करेंगे। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में भोजन के रूप में होता है तो 10% ही पहुंचता है, और 90% ऊर्जा शोषण, उत्सर्जन आदि प्रक्रियाओं में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ऊर्जा पिरामिड पारितंत्र के प्रत्येक कोशिश स्तर पर जीवों से संचित ऊर्जा के संबंधों को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। चूंकि उत्पादकों से उपभोक्ता की ओर जाने पर प्रत्येक कोशिश स्तर पर संचित ऊर्जा के मान में कमी आ रही है। देखो इसमें लगातार कमी आती है। इस कारण किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा प्राप्त होता है, कभी उल्टा प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये लगातार कमी आती है जो 10% नियम की अनुपालना करता है। ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा प्राप्त नहीं होता क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। जैसे ये देखिए, ये आपके देखिए 10,000 किलो कैलोरी जूल थी, यहाँ 1,000 किलो कैलोरी हो गई, यहाँ 100 किलो कैलोरी हो गई, यहाँ 10 किलो कैलोरी हो गई। तो लगातार कमी होने के कारण इसका पिरामिड कैसा प्राप्त होता है? सदैव सीधा प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के अपघटन। जो पारिस्थितिक तंत्र में जो अपघटन की है उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जैविक घटक, पादप और जंतु एक न एक दिन क्या होंगे? मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इनको मृत शरीर यदि पर्यावरण में क्षय ना हो तो न केवल पर्यावरण दूषित होगा, बल्कि इनके शरीर में संचित कार्बनिक पदार्थ पुनः पर्यावरण में भी मुक्त नहीं होंगे, और इनको क्रिया को बदलने का कार्य आपके कौन करते हैं? अपघटक करते हैं, और एक नहीं हो पाएंगे, और एक दिन पृथ्वी पर इनकी कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से अर्थात कुछ विशिष्ट सूक्ष्म जीवों की अभिक्रिया द्वारा मृत कार्बनिक पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक विघटन को हम क्या नाम दे देते हैं? अपघटन कर देते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीवों की अभिक्रिया के द्वारा आपके मृत कार्बनिक पदार्थों की भौतिक और रासायनिक विघटन की क्रिया को अपघटन कहते हैं। अतः अपघटन वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक, मृत पादप जीवाणु के शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे पोषक तत्व, CO2, जल आदि में परिवर्तित कर देते हैं। अपघटन की प्रक्रिया द्वारा न केवल मृत पादप व जंतु शरीर का भी क्या होता है? अपघटन होता है, बल्कि प्रत्येक कोशिश स्तर पर उपस्थित उन कार्बनिक पदार्थों का भी अपघटन होता है जो उत्सर्जन व अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से हमने कौन सी क्रिया पढ़ी? अपघटन। अब अपघटन की प्रक्रिया देखते हैं, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। अपघटन की प्रक्रिया क्या है देखते हैं। तो किसी भी स्थलीय पारितंत्र में अपघटन की प्रक्रिया मृदा की ऊपरी परत में होती है, जबकि जलीय पारितंत्र में अपघटन की प्रक्रिया धरातलीय क्षेत्र में होती है। तो स्थलीय पारितंत्र में मृदा की ऊपरी परत में, और जलीय पारितंत्र में अपघटन की क्रिया धरातल के निचले धरातलीय क्षेत्र में होती है। जलीय पारितंत्र में पादप के विभिन्न मृत भाग जैसे पत्तियां, जड़, तना आदि तथा जंतुओं के मृत शरीर या उनके उत्सर्जित पदार्थ जिनका अपघटन होता है उन्हें हम क्या नाम देते हैं? अपरद कहते हैं। जिनका अपघटन होता है उनको हम किस नाम से जानते हैं? अपरद के नाम से जानते हैं। भूमि पर उपस्थित पादपों के व्यर्थ पदार्थ कूड़ा करकट कहलाते हैं। जो उपस्थित है व्यर्थ पदार्थ है उन्हें कूड़ा करकट कहते हैं। अपरद जो है अपरदन की प्रक्रिया के लिए कच्चे माल के रूप में कार्य करता है। जो अपरद है वो अपरदन की क्रिया के लिए कच्चे माल के रूप में कार्य करता है। अपघटन की प्रक्रिया एक चरण से संपन्न होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इनमें अनेक चरण क्या किए जाते हैं? सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे पहले चरण बात करते हैं हम विखंडन। अपघटन की प्रक्रिया में पहले चरण में अनेक अपरदहारी जैसे केंचुआ अपरद को छोटे छोटे भागों में विखंडित कर देते हैं, जिससे अपघटन की प्रक्रिया होने लगती है। यानी कि छोटे छोटे भागों में तोड़ना क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। दूसरा चरण होता है निक्षालन। अपघटन द्वारा निर्मित घुलनशील अकार्बनिक पदार्थ रिश्ते हुए मृदा की गहराई में पहुंच जाते हैं, गहराई में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या नाम दे देते हैं? निक्षालन। यानी अकार्बनिक पदार्थों का मृदा की गहराई में जाना क्या कहलाता है? निक्षालन। अब ये पोषक तत्व पादपों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट आता है तीसरा अपचयन। इस चरण में जीवाणु व कवक
अपरद के छोटे छोटे टुकड़ों पर बाह्य कोशिकीय एंजाइमों का स्त्रवण करते हैं। ये एंजाइम अपरद में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक पदार्थों में क्या कर देते हैं, विघटन कर देते हैं। जो एंजाइम होते हैं वह क्या करते हैं, अपरद में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को किस में बदल देते हैं, सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में यह सूक्ष्म जीव अपरद से पोषण भी क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। पचित कार्बनिक पदार्थों का कुछ भाग सूक्ष्म जीवों के शरीर में संचित हो जाता है और इसे पोषक निश्चलता कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या नाम देते हैं, पोषक निश्चलता कहते हैं। फोर्थ आपके आता है हुमीकरण। अपचन की प्रक्रिया के पश्चात एक अर्ध अपघटित गहरे रंग की क्रिस्टल रहित कठोर संरचना का निर्माण होता है जिसे हुमस कहते हैं। और हुमस के अपघटन की प्रक्रिया धीमी गति से होती है क्योंकि इसमें लिग्निन व काइटिन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। इसमें लिग्निन और काइटिन अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण यह जो हुमीकरण है यह क्रिया कैसी होती है, धीमी गति से होती है। इसके अलावा हुमस में पोषक पदार्थों का भंडार होता है। इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम व फास्फोरस जैसे पदार्थ उपस्थित होते हैं। हुमस के कारण मृदा की जल धारण की क्षमता और उपजाऊपन में क्या होती है, वृद्धि भी होती है। नेक्स्ट आता है आपके खनिजीकरण। नेक्स्ट चरण है आपके खनिजीकरण। हुमस पर पुनः सूक्ष्म जीव कार्य करते हैं वह इसमें उपस्थित पोषक तत्वों का पुनः मुक्त कर देते हैं। जो हुमस पर है सूक्ष्म जीव कार्य करते हैं और इसमें उपस्थित पोषक तत्वों को पुनः क्या कर देते हैं, यह मुक्त करते हैं और इन्हें पादपों के लिए उपलब्ध कराते रहते हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, खनिजीकरण। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके अपघटन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की उपलब्धता। अपघटन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन अत्यंत आवश्यक कारक है, यानी कि ऑक्सीजन जो है आवश्यक कारक है, यह आपके अपघटन की क्रिया को प्रभावित करती है। नेक्स्ट दूसरा आता है अपरद की रासायनिक संरचना। ऐसे अपरद जिसमें जल और शर्करा की मात्रा अधिक होती है उनका अपघटन उन अपरद की तुलना में अधिक तीव्र गति से होता है। जिसमें जल और शर्करा ज्यादा पाई जाती है उनका जो है अपघटन अपरद की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। जिनमें लिग्निन और काइटिन की मात्रा अधिक होती है। तो जिन अपरद में लिग्निन और काइटिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है उनकी अपेक्षा जिन अपरद में जल और शर्करा की मात्रा अधिक होती है उनमें अपघटन जल्दी से होता है। नेक्स्ट आता है तीसरा जलवायवीय कारक। इसकी बात करें वह जलवायवीय कारक व मृदा नमी ऐसे दो महत्वपूर्ण जलवायवीय कारक है जो अपघटन की दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जब उच्च ताप व नमी युक्त परिस्थितियां होती है तो अपघटन की दर कैसी होती है, तीव्र होती है। जब ताप भी अधिक हो और नमी युक्त परिस्थितियां हो तो अपघटन की दर क्या होती है, तेज होती है, क्योंकि ये दशाएं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रेरित करती है। जबकि निम्न ताप व शुष्क परिस्थितियों में अपघटन की दर क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। नेक्स्ट टाइम पारिस्थितिकी तंत्र में मानव के बारे में। तो सभ्यता के विकास से पहले तक मानव का पारिस्थितिकी तंत्र में वही स्थान था जो अन्य जीवों का है, परंतु मानव ने अपने दिमाग का उपयोग सदैव ही इस प्रकृति को समस्त पारिस्थितिकी तंत्र को अपने अनुसार बदलने के लिए किया है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो भोजन, लकड़ी, स्थान, भवन निर्माण के लिए आज तक कितने पारिस्थितिकी तंत्र का पूर्णतः नष्ट कर दिया गया है। इस कारण प्रकृति का स्वरूप भी क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे बदलता जा रहा है। जंगलों के काटने के कारण मृदा अपरदन बढ़ रहा है जिसकी वजह से मरुस्थलीकरण भी बढ़ रहा है। अत्यधिक उद्योग धंधों के कारण प्रदूषण में भारी वृद्धि हुई है। वाहनों से निकले धुएं के कारण CO2 के स्तर में वृद्धि हो रही है। CO2 के स्तर में वृद्धि के कारण वैश्वीय तापन जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं, समस्याएं उत्पन्न हो रही है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों के विकास के कारण सूखा, बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। यानी कि जो मानव है उसका पारिस्थितिकी तंत्र में आपके देख सकते हैं इस तरीके से प्रभावित हो रहा है। अनेक जंगली जीवों के अत्यधिक शिकार से वे जीव विलुप्ति की कगार पर है। वह खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो गई है। वह उस जीव को खाने वाले उपभोक्ता भी क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। जंगली जीवों का आवास भी क्या कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। अतः मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जब तक की प्रकृति बनी रहेगी तब तक उसका ही अस्तित्व है। यानी कि हमारा अस्तित्व ओनली हम किससे हैं, प्रकृति से हैं। इसलिए हमें प्रकृति को बचाना चाहिए, उसका सही उपयोग करना चाहिए। अतः इसके सभी संसाधनों का उपयोग संतुलित ढंग से करना चाहिए व प्रकृति की सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए।